अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। इत्तलात के मुताबिक कल यानी टुमारो इस्लामाबाद में नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ और दीगर जो एपेक्स कमेटी के मेंबरान हैं वो भी मौजूद होंगे। सुबह की हद तक जब भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास के बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ एक्शन लिए गए हैं और कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, जिनकी वजह से मुल्क की सियासत में एक तूफान सा आया हुआ है। कल के इजलास में, जो कि फिर कहूंगा नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास है, क्या होने जा रहा है और उसके फिर मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, किसी तमहीद के बगैर मैंने सीधा नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास पर बात की है, फरमाइए क्या होने जा रहा है कल या परसों भी तो मीटिंग होगी, इसी हफ्ते 10 दिन में ऑफ कोर्स पंजाब में गिरफ्तारियां होंगी और ये सारे नंदीपुर के 81 अरब रुपया जी को मजाक है। 80 बिलियन और सबसे बड़ा एलिगेशन जो है मौजूदा हुकूमत पर कि ये डोंगफार्म कंपनी बैन है इस मुल्क में, इससे कोई चीज नहीं मंगवाई जा सकती। और ये LNG, आरिफ हमीद क्या ख्याल है? मैं टेक्स्ट दिखाता हूं आपको आरिफ हमीद के। मेरा मतलब है ये सब विटनेसेस हैं इनके खिलाफ। आरिफ हमीद वाला मामला हुआ क्या? ये कल से बड़ी खबरें थी, ये कल से नहीं, बड़े दिन से खबर है। ये LNG विस्पर आ रहे थे कल से। देखें, LNG में बिलियन एंड बिलियन की करप्शन है। ये बड़ा मीसना बना हुआ है शायद खाकान अब्बासी। पहले इसने 747 बेचे और उसमें से ब्लू एयर निकाली। जब 747 बेचे उस वक्त भी एक बंदा फ्रंट मैन पकड़ा गया, लेकिन शौकत अजीज ने इसको बचाया। परवेज लाई तो उस वक्त भी कहता था मंड दो, मैं उसको मिनिस्टर था, ज़ाहिर है मेरे सामने बातें होती थी। शौकत अजीज ने किस वजह से बचाया? कहता था जी वो आपके वजीर आजम हैं, वो वजीर आजम थे। वजीर आजम तो यहाँ वो भी था जो लेबनान की कॉफी शॉप में स्विमिंग पूल के ऊपर कॉफी पी रहा था और उसको फोन किया और सरताज अजीज कह रहा था कि आपकी कमर का साइज वही है जो मेरी कमर का है। लेकिन ऐसे भी लोग इस मुल्क में वजीर आजम बने और मुझे तो नवाज शरीफ साहब से हमदर्दी होती जा रही है। यार ये भी कोई वजीर आजम है? नहीं, वो क्यों हमदर्दी होती जा रही है? देखो यार, आइन के मुताबिक तमाम पावर्स उनके पास हैं। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं, जिनके पास सब कुछ। एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, मैं कह रहा हूं सब कुछ आ गया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तमाम पावर्स उनको ट्रांसफर करवा दी 18वीं 19 तरमीम में। आप कहते हैं आपको हमदर्दी होती जा रही है। इंग्लिश आजकल मुझे ज्यादा आमद हो रही है कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। नोबडी लुक्स टुवर्ड्स केस, एवरीबडी लुक्स टुवर्ड्स फेस। क्या इनके पास पावर है? मरी जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बेलारूस जा रहे हैं, कंबोडिया, ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहां आज तक कोई सरबराह मुमलिकत ही नहीं गया। और जिस बंदे को घर में काम हो, पराचा साहब आपने यहां काम करना हो, आपको नीचे कहें जनाब अली आपका हो, कहेगा पहले मैं काम तो कर लूं। आप सारे टूर निकालें नवाज शरीफ साहब के, वेस्टिंग ऑफ टाइम, एनर्जी। और वो सदर साहब का कल टीवी पे लगा था कि उसने 40 लाख रुपया टिप ही दे दी। 40 लाख रुपया उसने इस दौरों पे, कल मैंने टीवी पे देख रहा था, सदर ममनून हुसैन ने। 40 लाख के वो 40 साल तक भी पकौड़ियां बनाता और 40 साल तक भी वो चाट बनाता और 40 साल तक चटनी बनाता। नहीं, वो आईनी सदर हैं, मुंतखब सदर हैं शेख साहब। अब आप फिर चाटियों और पकौड़ों और पता नहीं क्या बातें। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। नवाज शरीफ साहब अपना कद बढ़ा सकते थे, वो कद वाले बंदे को साथ रख के। क्या कर रहे हैं ये? What he is doing? शुजात अजीम ये मछली ग्रिल करा के लाता था अटक जेल में, और जिस केस में निकाला गया, बहनें बेटियां ये प्रोग्राम सुनती हैं जिसमें इसका कोर्ट मार्शल हुआ, मैं लोगों को बता भी नहीं सकता। लोगों को मालूम है। तारक अजीम उधर भेज दिया कनाडा में हाई कमिश्नर जा और मेरे से मैंने परवेज आपके वो वजीर थे, आपके साथी थे, मेरे पास शेख साहब आपकी काबीना के रुकन थे, जिस काबीना में आप थे शेख साहब। ये तो नहीं जब आप पावर में हैं तो आप साथ दोस्तों को बिठा लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं। मैंने उस वक्त भी नैब को लिखा था, ही इज वांटेड मैन इन यूके एम्बेसी एज ए प्रेस काउंसलर।
बस तसल्ली होगी, मैं नहीं चाहता था ये बात करना। नहीं, क्या केस क्या था फिर? करप्शन का उस पे केस था यूके एम्बेसी में, हमारा जो हाई कमीशन है उसमें ही वॉज वर्किंग विद अंडर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। मुझे तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। मैं 4 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं, मैं छलांग लगा दूं आपकी इस बिल्डिंग से अगर ऐसा वाकया हो। नहीं, मैं बात और करना इस पे नहीं करता दफा दरूद। ये क्या औकात है, ये भागेंगे सारे जहाज लेके। इसका भाई भी देखें, वो एयरपोर्ट सर्विस, कैटरिंग सर्विस का 13 एजेंसियां। पहले मुझे इसकी बात खत्म करने दें। मीडिया मैन, यू आर ए मीडिया मैन, आई एम ए मीडिया मैन, कि रुहेल शरीफ का प्रोग्राम लग रहा है और प्रेसिडेंट नवाज शरीफ झंडे उतारने के इश्तिहार चल रहे हैं और झंडे चढ़ियार। परवेज रशीद मेरा महल्लेदार है, उसे मैं कई दफा कहता हूं महल्ले में, मेरा महल्ले में कद भी नाक कट गया। मेरे महल्ले ने भी ऐसा नलायक कोई डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, नाई, धोबी पैदा नहीं किया जैसा ये वजीर इत्तलात बना है। किसी की जुर्रत है जी, मैं अगर वजीर इत्तलात हूं और प्राइम मिनिस्टर 6 सितंबर का फंक्शन कर रहा हो, उसकी पब्लिसिटी इश्तिहार में चले। शेख साहब आप और कायम अली शाह भी साथ लगा लें प्लस उसको। आप तारिक अजीम साहब की बात कर रहे थे, जब जब आप वजीर थे, वो हमारे लंदन हाई कमीशन में। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। जी जी, देखें, अगर आप इनकी पुरानी हिस्ट्रियों में जाएं ना, ये खानदानी चोर हैं सारे। देखिए, इनके पीछे ऑलवेज बिग शॉट्स होती हैं, यूसुफ रजा गिलानी गया वहां गिरफ्तारी के लिए, वो जमानत कराने के लिए। कल से वो टीवी को कह रहा था और वहां जाके कहा कि 14वां कैमरा नहीं आया। सर, हम भी इंसान हैं, 8 दफा वजीर रहे। हम जब पकड़े जाते हैं, हमारे साथ के हवालात में हमारा बाप जेल में होता है, हमारा भाई जेल में होता है। प्रोडक्शन आर्डर तो आपके जो सूरत गिलानी जारी करते रहे। सही बात है, इसमें अच्छा बात देखें, रूल 90 के अंदर मुझे अभी तक याद है, खुद बेनजीर भुट्टो मरूमा उनके साथ नाराज हुई, उनकी पार्टी नाराज होती थी। सियासत में एक भरम तो लोगों ने रखा है ना। मेरे महल्ले का ओजीडीसी का चेयरमैन लगाया मैट्रिक फेल बिट्टू बेकरी का ख्वाजा जो अदनान, ये भी तो मेरे महल्ले से ही लगाया उसने। यार आप देखिए, उसने एक अच्छा काम किया, उसको अच्छा काम करें। अच्छा काम कह दिया आपने, ठीक खुद है? भी कह दिया। ये फरमाइए, आपने भी कहा कि वो पंजाब आ रहे हैं, एपेक्स कमेटी के फैसलों के जरिए गिरफ्तारियां होंगी। मैंने ये नहीं कहा, ये आपका जुमला है। मैंने कहा पंजाब में गिरफ्तारियां होंगी, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, पंजाब में गिरफ्तार, आप अपनी जुबान से मेरे मुंह में ना खबर डालें। आप जरा खबर ये है, देखिए, जिस खबर रहीम क्या है? शरीफ ने अपनी फौज को माफ नहीं किया, अपने जर्नैलों और हाजिर ड्यूटी जर्नैलों को माफ नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेगा, बड़ी खबरें देगा, नहीं छोड़ेगा किसी कान टूटे को या जो करप्शन में मुलव्वस हुआ, वो पंजाब में भी झाड़ू फेरेगा। उन्होंने बहुत सारे मामलात जो हैं वो आने वाले दिनों में नवाज शरीफ पर डिपेंड करते हैं कि वो चोरों की गिरफ्तारी पे शोर मचाएगा या चौकीदारों का साथ देगा। दैट विल बी हिज टेस्ट। शेख साहब, आप सामने आ भी नहीं रहे, आप छुप भी नहीं रहे। जब मैं कहता हूं सियासतदान ऐसे ही खेलता है, मैं फौजी हूं कि सामने आ जाऊं। देखिए ना, जब मैं कहता हूं कि आप पंजाब में गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा। मैंने ये नहीं कहा कि एपेक्स कमेटी में फैसला होने जा रहा है। कल वो जाके कहे जी ये तो कल ही लीक हो गया, शेख रशीद ने कर दिया प्राचा के प्रोग्राम में। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में झाड़ू फिरने जा रहा है, बल सफाई यहां भी होगी। ये कोई मजाक तो नहीं है। चले, मैं कान इधर से नहीं पकड़ता, मैं इधर से पकड़ लेता हूं। ठीक है, कल हम एपेक्स कमेटी के साथ इसको नहीं जोड़ते, बट आप ये तो कह रहे हैं कि पंजाब में गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। सही बात। वो किस तरह की गिरफ्तारी? आप ब्यूरोक्रेट्स की देख रहे हैं, आप सियासतदानों की देख रहे हैं, आप दहशतगर्दों की देख रहे हैं? जिसने गाजरें खाई हैं, जिसने गाजर खाई है ना, उसके पेट में जो दर्द है ना, उसको फक्की मिल जाएगी इसी महीने के अंदर अंदर। ऐसी पके मिलेगी, चूहा अंदर होगा और उनकी फक्की वाला गोली अंदर होगी, चूहा जलंदर होगा। यानी ये सितंबर का महीना आप बहुत डिसाइसिव देख रहे हैं। मैं तो अगस्त से शुरू देख रहा हूं, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखें, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। 1.5 साल रहील शरीफ के, 1.5 साल नया जज आ जाएगा। आज शाम आपके प्रोग्राम के वक्त 1.5 साल ही फौजी अदालतें हैं, 1.5 साल में कट्टी कट्टा निकल आएगा। सो 1.5 साल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरल राहिल शरीफ का 1.5 साल रहता है और फौजी अदालतों का भी 1.5 साल है। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बड़े बड़े इजलास होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों पर जब कार्रवाई होती है तो फिर एक तूफान सा आ जाता है। शेख साहब से राय लेंगे कि सियासतदान हूं या पॉलिसी मेकर हूं,
को एग्जिस्ट कब करेंगे इस मुल्क में, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक्सक्लूसिव में हम बातचीत कर रहे हैं कल नेशनल एपेक्स कमेटी जो इस्लामाबाद में मीट कर रही है उसके इजलास के हवाले से और उस तनाजुर में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल बन रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जब बयान दिया तो उन्होंने भी कहा कि सिंध में सब कुछ हो रहा है, पंजाब किसी को नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ वुज़रा के नाम भी दिए। आप भी अब बार बार पंजाब की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों पंजाब में एक्शन करवाना चाह रहे हैं सब लोग? देखें, आसिफ जरदारी स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है, उस पर जो मर्जी इल्जामात हों, जो उसने मशहूद का नाम लिया है, जो उसने दूसरे लोगों के नाम ले रहा है। क्या ब्यूरोक्रेट सिर्फ वो नहीं है जिसको स्विट्जरलैंड में भेज दिया इन्होंने, जो मॉडल टाउन में मतलूब है? और क्या वो डॉक्टर तौकीर शाह की बात कर रहे हैं? जो भी है, नाम लेने के ऐसी उसकी प्रोग्राम में इज्जत बढ़ाने वाली बात है। और जब ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास केस्टे हैं, तो फौज ये नहीं पूछेगी कि हमें फोन किसने टेप किए, किसके फोन हैं टेप हुए? जिस पे मुशाहिदुल्लाह निकाला गया है। जी जी, मुशाहिदुल्लाह ने कहा है जो कि अभी 28 अगस्त को, किस अगस्त को हमने टेपें की वो सारी, और ये और वो। ठीक है। और मैं आज आपको एक और तारीखी बात सुना देना चाहता हूं। आसिफ जंजुए की लड़ाई क्या कहां से शुरू हुई? कौम जो कुछ मर्जी कहे, कौम को हकीकत नहीं पता होती। उसने मुझे एयरपोर्ट पे बुलाया, उसने मुझे कहा शेख रशीद टेल होम टू नवाज शरीफ, आई वाज अ मिनिस्टर। सो आर्मी चीफ उस वक्त जो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, उन्होंने आपको बुलाया और कहा कि नवाज शरीफ को बताएं। ठीक है, क्या बताएं? उसने मुझे कहा कि उसे कहो कि बिल्ला मेरी और आपकी फरमाइश से मेरा फोन टेप हो रहा है। उसने तो बड़ी सारी बात की जो विच आई कांट से लाइव इन दिस प्रोग्राम। सो आई वेंट टू नवाज शरीफ वाज बिजी। कल उस दिन अगले दिन फिर फंक्शन था। आसिफ नवाज ने मुझे कहा पठवारी जुबान में, ओ तू दसे ही कि नहीं दसे ही? मैं उसका कहा जी 10 छोड़ सा, आज 10 दे सा उस दाड़े में। उसने कहा टेल हिम। मैं गया तो आगे उनके एक PS2 बैठे थे। आप ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला की बात कर रहे हैं? उसने जो कहा, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने आपसे कहा कि ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला फोन उनका टेप कर रहे हैं और ये आप मियां नवाज शरीफ और उसकी मर्जी से कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है जो कोई। गया तो आगे मसला था मियां साहब को। मैंने कहा जी कि कल भी आसिफ नवाज साहब ने इस तरह मुझसे बड़ी अजीब सी बात की है और आज भी ये की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जकी साहब भी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इन जकी साहब के बड़े भाई। उन्होंने कहा भी आप बैठ जाएं, और ये जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आसिफ जरदारी के, क्या नाम था इनका? फारूकी साहब, सलमान फारूकी साहब। मैं घर आया मीटिंग के, कल मैं घर आया। आपने मियां नवाज शरीफ को जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का पैगाम दे दिया, फिर आप घर चले गए। मैं घर गया तो लाल हवेली के नीचे एक आदमी बारेसा कपड़ा रुमाल मुंह पे मुशड्डा मारा हुआ, मुझे कहा अपनी केसेट भी सुन लेना। है जी सर, मैंने तो केसेट ले ली। खैर जो कुछ था उसमें क्या था, जो भी हो ना, फजूलियात जो कुछ ठीक है जी। जब मैं मीटिंग में आया तो सलमान फारूकी ने कहा भी मैं तो इस मीटिंग में नहीं हूं। मैंने कहा सर जी क्या हुआ, आपको प्राइम मिनिस्टर ने? उसने कहा मेरा फोन खुद टेप होता है। सो उस मीटिंग में हर आदमी को ये गिला था, वो डाउट था कि यार मैं भी। सो आज की ये जो बात है, ये पूछने का हक रखते हैं कि भाई क्या रॉ ने हमें टेप किया? कौन पूछने का हक रखते हैं? जो इस मुल्क के सिपा सलार हैं। ठीक है, इस मुल्क की एजेंसी है, रिजवान साहब, जनरल रिजवान। आप जनरल राहिल शरीफ और जनरल रिजवान के हवाले से कह रहे हैं कि वो पूछने का हक रखते हैं। क्या पूछने का? कि ये किसने हमें टेप किया? एदर दी CIA, एदर दी रॉ, और अगर IB के पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये किसने क्लियर किए, हमें वो इंस्ट्रूमेंट दिए जाए। यानी आप शेख साहब आज भी ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल राहिल शरीफ और जनरल रिजवान के फोन टेप हो रहे हैं? रिजवान के नहीं, मैंने कहा जो मैं मुशाहिदुल्लाह इज द बेस। आप कहीं और चले गए। जब मुशाहिदुल्लाह ने ये बात कही कि ये जिस पे उसको इस्तीफा लिया गया 14 अगस्त को, ये बात BBC पे उन्होंने कही। सो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का रेफरेंस आप दे रहे हैं। राइट, नॉट नाउ। अगर ज़हीरुल इस्लाम का फोन टेप हो सकता है तो दूसरों के भी करने के वही हालात होंगे ना जी, मेरे और आपके भी वही हालात होंगे। So they'll have to ask where are that instruments?
वो किधर हैं भाई? नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हुकूमत के पास जो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को मालूम नहीं। मैं आपके ये कहना चाह रहे हैं। आपके हसास अल्फाज को माइल्ड करके पेश करना चाहता हूं। आप मेरे मुंह में बात नहीं डाल सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये हालात जो मुशाहिद हुसैन ने कहे कि टेप हुए, मुशाहिदुल्लाह खान ने, जी वो बताए जाएं किसने की। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तो ये इंस्ट्रूमेंट्स वाली बात खैर मुझसे बहुत ऊपर की है, मैं इस पे ज्यादा एजिटेट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास है, उससे पहले 3 इजलास हुए। मदारिस पे इजलास हुआ, उसके बाद गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, आज नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ। ऑब्वियसली इन सारे इजलासों में जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मुल्क के इस्तेहकाम है, मुल्क की तरक्की है, उनका अहाता किया गया। फिर हम नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं शेख साहब? देखें, एक तो बहुत अच्छी उलमा की मीटिंग की इन्होंने, देर आयत दुरुस्त आयत, यानी जो ठीक काम करे उसका क्रेडिट भी देना चाहिए। ये नहीं कि मैं समझता हूं मस्ट बी अप्रिशिएटेड मियां नवाज शरीफ के इस स्टेप को, इनिशिएटिव को, उलमा को भी, उलमा, क्योंकि एक ऐसा वक्त आ गया कि अगर इंडिया रॉ पाकिस्तान में, देखें इंडियन सलामती की जो वजीर आई है उसके बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। ये अमेरिकन सलामती मुशीर आप कह रहे हैं, सुजन राइस, ठीक है, क्योंकि उसकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से डिफरेंट थी, आर्मी चीफ से डिफरेंट थी, दूसरे लोगों से डिफरेंट थी, एंड आर्मी हैज गिवन हर ए क्लियर कट एजेंडा, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट पीपल नाकाबिले माफी है, दैट्स इट। और ये पहली दफा ऐसा हुआ कि वो अमेरिकन जो हमेशा, और यू नो इट, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो उर्दू मीडियम का आदमी हूं, कि जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की और अमेरिका की, आज मोदी है, ये कोई गांधी नहीं है, ये कोई जोरालाल नहीं है जी। इंडिया इज ए इंडिया ऑफ मोदी which is totally different with the non-aligned. शेख साहब, आप डॉक्टर सुजन राइस की बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकी सिस्टम अपने मीडिया की बहुत सारी गाइडलाइन लेता है, उनको देता भी है। मीडिया में जो कुछ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरह की लैंग्वेज होती है। अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने, मुझे समझ आ रही है आपकी बात, ना करें बेहतर है, अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने कल ही कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, इकोनॉमी को उन्होंने चेंज किया है। खुद आईएमएफ के सरबराह इधर आए थे जो पाकिस्तान डेस्क को हेड करते हैं, मैंने इंटरव्यू किया इस खाकसार ने, उन्होंने बड़ी तारीफ की। तो अगर आईएमएफ जो अमेरिका के कंट्रोल में है, खुद अमेरिकन मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट अगर वो तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ तो बेसिस होंगी ना शेख साहब? गुजारिश अर्ज करो, फर्स्ट टाइम हमेशा फौज जब कोई कार्रवाई डालती थी या कू होती थी, अमेरिकन फौज के पीछे होते थे, देर आए दुरुस्त। फर्स्ट टाइम अमेरिकन को रटक रहा है, खटक रहा है विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन कि इस मुल्क में फौज का इमेज इतना अजीम क्यों हो रहा है, इतना बुलंद क्यों हो रहा है, और पॉलिटिशियन टैं फिश हो रहे हैं, रोज बरोज वो तैं पटासी हो रही है उनकी, इस कदर तैं पटास है। तो सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए इस मुल्क में। अगर कौम सियासतदानों को देखें, आज सारे मुल्क में हड़ताल है जी। मेरे भाइयों भतीजों का बेसिकली हम शेख हैं, दुकानें हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं आपको, अगर कौम मेरी बात पे यकीन रखती है कि मेरे बड़े भाई का बस चले ना भतीज, वो ईद के दिन भी दुकान खोलें। आज मंडी बंद हुई है, पिंडी में गज मंडी, आड़त मंडी बंद हुई है, ननकारी बाजार बंद हुआ है, और ये सारे मदीना मलार कार मार्केट में कौम को बताना चाहता हूं, ये नवाज शरीफ के वोटर थे, सपोर्टर थे। मैं मदीना मार्केट, आज वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूं, मेरी बिरादरी है सारी, मुझे वोट नहीं दिए थे उन्होंने कहा ये हमारा ताजर भाई, आज जाके बात करो। तासर यही है कि ये ताजरों की हुकूमत है, कारोबारी लोगों की हुकूमत है, बिजनेसमैनों की। आज मंडी में सारा कारोबार जो है टोटली कोलैप्स, यानी मैं नहीं यकीन कर सकता कि, मैं अपनी मिसाल देता हूं, किसी का कह दूंगा, कल लोग मुझे कहेंगे जी लो जी हमारी बिरादरी का आदमी हो के, हमारी दुकानें भी बंद थी जी, उस मंडी में ही बंद थी। ब्रेक का वक्त हुआ नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये करप्शन और टेररिज्म का जो एक नेक्सस बनाया गया है या बनाया जा रहा है या है, उस पर जरा शेख साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नादरीन। आज एक्सक्लूसिव में हम बातचीत कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल और कल नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली के पिछले इजलास में एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि आज से पहले जब भी कोई गिरफ्तार होता था हम उसे सियासी कैदी कहा करते थे। वो कहते हैं नया दौर आया है कि अब सियासी बुनियादों पर पकड़ा नहीं जाता, जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि कहते हैं ये करप्ट है और उसको फिर टेररिज्म से जोड़ दिया जाता है। ये वाकई बज़ाहिर तो सही नजर आती है ये बात। आप सीधा सीधा सवाल करें ना, आप डॉक्टर आसम के बारे में कहना चाहते हैं? जी ठीक है, सीधा सीधा है ना, घूम फिर कर आने नहीं, का। मैं तो अब ज़ाहिर है मतलब जो बड़े बात करते हैं उस देखें, पर reference 88 है। नामों का वो अप्रूवर है। 88 नाम उसने रिकॉर्डिंग में फौज को तहरीर पे दस्तखत में दिए हैं, और जिसमें अगर 8 आदमियों को भी फौज ने पकड़ लिया तो इस मुल्क की सियासत का नक्शा कुछ और। 88 कौन है? आपको पता है ये सारा इनका बाबा आदम कौन था, इनका मंबा आदम कौन था? आप कह रहे हैं कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने मैं ऑन 88 रिकॉर्ड ये बात कहता हूं, इतलात पे मबनी, कि उसने 88 आदमियों के खिलाफ अप्रूवर बनाए। बस इससे आगे नहीं आप तो वो अप्रूवर फिर रिहा हो जाएगा, बाकी पकड़े मुझे जाएंगे। ये नहीं पता रहा होगा ये नहीं होगा। फौज ने तो देखे ना, आज मंसूर कमर को रहा कर दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह किसी और की भी तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो रहा कर देंगे। देखिए ना, उनका इंटरेस्ट क्या है? उनका इंटरेस्ट आसिम से ये है, उसे कहा जी अच्छा कहा, फ्लैश, ये वो, एसी, सैंडविच, बर्गर, वीआईपी यानी वीआईपी है जी। वीआईपी गेस्ट है डॉक्टर हाँ, आसिम हुसैन। सही वीआईपी। जो उसने कहा बयान दे, बस जो सच है वो हमें आपने कमर मंसूर की बात करके एमकेएम तरफ इशारा कर दिया। एमकेएम को बहुत सारी शिकायत हैं इस निजाम के साथ। वो सेनेट पर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली से भी रिजाइन करके बैठे हुए हैं। देखें, एमक्यूएम को जो शिकायत है इस निजाम के साथ, काफी हद तक वो सच भी हो सकती हैं, लेकिन मैं भी शायद इस निजाम को बदलना चाहता हूं। मैं समझता हूं इस जमहूरी निजाम में तो कोई नहीं आ सकता। मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क का जमहूरी निजाम से नहीं, वो जो ऑपरेशन हो रहा है उससे शिकायत हैं उनको। देखें, अब शिकायत हो गई हैं, अब शिकायत हो गई हैं। ये एमक्यूएम ही थी जिसने कहा कि मार्शल लॉ लगे कराची में। मैंने नहीं कहा जी, मैंने नहीं कहा रेंजर्स जाए कराची में। एमक्यूएम की टाइमिंग जो है ना जी, वो जरा उस क्या होता है, टाइम एंड ट्यून का उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं तो जो हो रहा है फिर कराची में वो आपके उनसे ख्याल पूछें। में दुरुस्त हो रहा है? देखें, मैं ये कहना चाहता हूं, 2 केसेस बड़े, आप मुझसे खबर लेना बजाय इससे कि मैं एक रजिया भट्ट का नावल पे बात करूं। मैं तो खबर देने के मूड में होता हूं जी जी। कि 2 केसेस, बल्दिया का जो बिल्डिंग का केस है और रशीद गोडल का केस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर रशीद गोडल के केस में जो आदमी वसीम या जो पकड़े गए हैं, और जो बल्दिया की बिल्डिंग को लगी आग में जो सैकड़ों लोग जले हैं, जो लंदन में बैठे मालकान शहादत दे रहे हैं, वो सारी चीजें मिल गई तो एमकेएम विल बी इन ए बिग ट्रबल। तो डॉक्टर इमरान फारूक वाला बड़ा केस नहीं है? देखो, वो लंदन में केस है जी। मैं पाकिस्तान का एक्सपर्ट हूं। मैं तो वो इधर ही बंदे तो 3 जो इधर जिनको एक्सेस हमने दी देखें, मैं ब्रिटिश बरतानिया का, पुलिस के साथ, जब तक उसके मारने वाले मुजरम लंदन न जाएं, इनके पास ही रहें, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसका केस क्या बनेगा। क्योंकि ब्रिटिश में आप देखें, सामने भी मार दे तो कोई ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि बंदे को, यहां अगर ट्रायल हो गया 1.5 साल के अंदर अंदर कोई केस, और 1.5 साल में रशीद गोडियल पे तो अभी हमला हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो बच गए, बट ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी शिकायत तो रशीद गोडियल पर हमले से बहुत पहले की हैं। तो मैं तो उनके जो कंसर्न है ऑपरेशन के हवाले से मैं उस पर पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करूं, इस मुल्क का हर आदमी जो लंगड़ा, लूला, मच्छर, खटमल, मच्छी, जो गरीबों को मारता है, जो 30-30, 40-40 कत्ल किए हैं, उस सब के अंदर जाने और उनके खात्मे पे लोग खुश हैं। आज रहील शरीफ कराची का पॉपुलर लीडर है। मैं उसकी हिमायत नहीं करता, जो करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी जीता 2 या 2.5 हजार वोटों से। आप जनरल अब्दुल कादिर बलोच, हाँ, 2 या 2.5 हजार वोटों का पैदावार जो है, उसको घटिया बात नहीं करनी चाहिए। बट एमकेएम को फैसला करना चाहिए, जो लंगड़ा, लंगटा, टंडा, निंडा, ये वो, दे मस्ट बी फिनिश फ्रॉम एमकेएम। एमकेएम पॉलिटिकल फोर्स है, वो रहेगी, उसकी सियासी ताकत को से कोई इनकार नहीं कर सकता। शेख साहब, बट सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ के इत्तेहादी थे, आपके साथ काबीना में बैठते थे, उनके वुज़रा,
اس وقت اچھے تھے، اب برے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں برے لگ رہے. میں نے تو اس وقت بھی جو میں اگر اپنے میرے انٹرویو نکالو میں ان کو کہتا تھا دیکھیں اس وقت اس ملک میں شدید خطرہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی مارا جائے. میں بڑا نہیں ہوں لیکن اس خطرے میں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے میں 3-4 دھماکوں سے اور حملوں سے بچ چکا ہوں اور میں نے فاروق ستار کو یہ بات کہی کہ تم اسمبلیاں مت چھوڑو یار، تم پچھتاؤ گے. اب ایک ایسا وقت ہو گیا کہ فضل الرحمان بھی ان کو واپس نہیں بلا رہا، کہہ رہا میری پارٹی کا بڑا پریشر ہے. اور میں نے خورشید شاہ کو کل پرسوں پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھو. میں نے کہا مولوی کو تو نے پھنسا دیا. کہتا ہے جو بھی کیا ہے فضل الرحمان صاحب سے پوچھو. اب فضل الرحمان کو کہو کہ آپ جانے کے لیے تیار ہیں 9-0 he'll say sorry. کیا نواز شریف جس کے پاس اختیارات ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ طاقت کا منبع نواز شریف ہے، آئین کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا کوئی اور چیز، میں تو پاکستان کا آئین میں پڑھتا یہ ہوں. کہنا نہیں چاہتا کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین موم کی ناک ہے. اگر میں ان کے نام لوں گا تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. I'm not the only one. چلیں آگے بڑھتے ہیں شیخ صاحب. میں جو بات کر رہا تھا سیاستدانوں کو، جو بات شروع ہوئی جہاں سے کہ دہشت گردی کے لیے وہ نیکسس ایک بنا ہے، انہی سیاستدانوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں نقصان یار آپ مجھے مشتعل کر رہے ہیں. شیخ صاحب مشتعل آپ مجھے مشتعل کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسی سیاست پر، ایسے سیاستدانوں پر، ایسی ان کی سوچ پہ جس کا ایک پی ایس پکڑا جاتا ہے 9 کلو ان کے گھروں سے سونا نکلتا ہے اور دوسری بیویوں کے گھروں سے نکلتا ہے. یہ سارے پی ایس بھی اٹھا لیے جائیں، 21 کلو سونا نکل رہا ہے یار. کس کے گھر سے؟ یار بڑا افسوس ہے. یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ چیف منسٹر بلوچستان کے پی اے کے گھر سے نکلا ہے، اس سندھ سرحد والے کے پی اے چیف منسٹر کے گھر سے نکلا ہے. ان سب چیف منسٹروں کے پی او کے بینکروں میں اور جس جگہ پہ نکلا ہے وہ بھی نہیں میں بتا سکتا کہ سونا نکلا کہاں سے. شیخ صاحب بات بتائیں، آپ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہی سیاستدانوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بی بی آپ کے شہر میں شہید ہوئی، بشیر بلور صاحب ادھر شہید ہوئے، امیر مقام کے گھر پہ کتنے اٹیک ہوئے، آفتاب شیرپاؤ کے کتنے اٹیک ہوئے، آپ سمجھتے ہیں ہم نہیں ہوئے، آپ کے اوپر اٹیک ہوا، مولانا فتح الرحمان کا اٹیک ہوا. 4-5 ہوئے، اس کا کیا فائدہ؟ تو میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں آپ بات سے. سنو، ان پہ اٹیک ہوئے اس لیے ہم مینار پاکستان ہیں، ہم حرام کھائیں. قربانی تو دی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، قربانی تو دی ہے. میری بات سنیں یار. اب آپ زبردستی مجھ پہ بیان مسلط کر رہے ہیں. اتنی عظیم شہید عورت اور اس کے پیچھے سیاست کی وصیت یا نصیحت جو نوکرانی میں اس کے پاس سے نکلی ہے، کسی بچے سے نہیں نکلی. میں نے عہد کیا اپنے ایک دوست کے ساتھ کہ میں بلاول کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. ایک میری کمٹمنٹ ہے. اب جو بیان آ رہے والے ہیں اور آ رہے ہیں ان قریب، وہ شیخ رشید نہیں دے رہا. کیا قوم کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے؟ یہ 5 یا 7 چور خاندان، گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 مینٹلی ڈسٹرب مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ. اس پھر سارے سینیریو میں آپ کی آگے کے حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا میں آپ نے کہا نا ڈائریکٹ سوال کریں، میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے؟ پھر دیکھیں یہ ماشاء اللہ کا وقت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ میری بات سنیں، اگر گڑ دے کے مسئلہ حل ہوتا ہو تو میرا خیال ہے اس سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کس کو؟ جو ماشاء اللہ لاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاف اور شفاف بات، پنجاب میں ایل این جی کو اربوں روپے کا فراڈ ہے، ان کو پکڑنا چاہیے. ہاں جی، وہ کون سی کالونیاں ہیں ادھر، پیراگون وغیرہ، ان کا یہ جو عابد شیر علی ہے، سعد رفیق صاحب کے ساتھ، یہ جو شیر علی ہے، شیر علی صاحب ہے، اس سے بڑا، اس کے پچھلے کیس ہی اتنے زیادہ تھے. اس کے پچھلے دور میں ساری یہ پلاٹ کھا گیا پولیس ٹرسٹ کے. جتنے پولیس فاؤنڈیشن کے پلاٹ جو ہیں ڈمی لوگوں کے، عابد شیر علی کے گھر میں تھے، کسی کے گھر میں نہیں تھے. کہاں گئے پولیس میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں، کون کر رہا ہے ٹرانسفر ہیں اور کون کر رہا ہے؟ دیکھیں فرسٹ ٹائم میں نواز شریف کو میں نے کہا نا میری ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. دا ریزن از نہ اس کے پلے ہے کوئی، نہ اس کے پاس ٹیم ہے. تو کیا ایڈوائز کرتے ہیں پھر آپ؟ اگر آپ واقعی اندر سے ہمدردی فیل کرتے ہیں، آپ مارشاءاللہ بھی نہیں چاہتے، کل نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، تو پھر کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں؟ نیشنل گورنمنٹ اینڈ اے ارلی الیکشن. بس جی، خوش ہیں آپ؟ اے نیشنل گورنمنٹ ود اے آنےسٹ پیٹریوٹ ٹرسٹ وردی
डेडिकेटेड पीपल। फिर ये जो जमहूरी निजाम है 5 साल वो असेंबली कंप्लीट करे, मेरी सेनेट बात सुने, कंप्लीट करे, 5 साल सूबाई आप असेंबलियां- एंकरों ने 5 साल की रट, क्या जापान में 2 साल बाद इलेक्शन आइन कहता है, एंकर नहीं कह आइन रहे, ये नहीं कहता कि जरूरी है 5 साल तक इलेक्शन। बट एक असेंबली की मुद्दत आइन के मुताबिक तो 5 साल है ना। देखिए शेख मेरी साहब, बात सुने, यहाँ 14 महीने के बाद इलेक्शन हुआ बहन। लेकिन अब आप मुस्कुराने की बात नहीं, इट्स सीरियस। आइन ये कहता है कि जहां तुम्हारा फुलतरू लग रहा हो और जहां तुम्हारी पैदागिरी हो रही हो, वो जमहूरियत के अम्ब्रेले के नीचे आप लूट मार करें। किसी जगह आइन में ये नहीं लिखा कि 2 साल बाद इलेक्शन नहीं हो सकते, 2.5 साल बाद नहीं हो सकते। लिमिट असेंबली की 5 साल है, किसी लम्हे भी इलेक्शन हो सकते हैं। और इस निजाम को बचा लें, आखिरी सवाल, इस निजाम को बचा लें, वरना ये नया सिस्टम आएगा इस मुल्क में। आखिरी सवाल, क्या आपको फिर अर्ली इलेक्शन होते नजर आते हैं? सच बताऊं, ऑब्वियसली शेख साहब, ये कब पूछने की बात है? अभी मैं ये फैसला नहीं कर सका कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या सिलेक्शन होने जा रहा है, सिस्टम बदलने जा रहा है या इसी जमहूरी निजाम के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं। प्रेफरेबल सो आई एम कंफ्यूज। प्रेफरेबल क्या है? Wait and इसी see. जमहूरी निजाम के तहत Wait चले, and see. क्लींजिंग करें इसी जमहूरी निजाम के वेट तहत। एंड सी, मे बी ए न्यू सिस्टम विद ए टेम्परेरी अबूरी गवर्नमेंट, क्या कहते हैं उसे, जो Interim government. इंटरम, वो नहीं होगी जो पीछे हुई, इंटरम गवर्नमेंट, ए न्यू इलेक्शन विद सर्टन पैरामीटर्स, विद ए सर्टन न्यू प्रिंसिपल एंड रूल एंड रेगुलेशन। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाजरीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल, और कल जो नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है उसी के अराउंड हमने अपनी बातचीत का अहाता किया। बातचीत आपने सुन ली। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।